तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 के गोधली के भाग 2 यानी कि गद्यखंड के चैप्टर 3, जो कि हमारा चैप्टर 3 क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे कि सभी प्रश्न एवं उत्तर को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। सभी 15 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समस्त, क्वेश्चन नंबर 1, समस्त भूमंडल में सर्वविदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ऐसा क्यों कहें। कहने का अर्थ यह है कि समस्त भूमंडल में सर्वविदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो इसके चलिए उत्तर जानते हैं। उत्तर जैसा कि देख सकते हैं, उत्तर देखिए, समस्त भूमंडल में सर्वविदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। जो कि भारत एक खूबसूरत देश है, इसी लाइन में यह कहा गया है। लेखक ऐसा इसलिए कहा है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ की धरती पर स्वर्ग की छटा बिखरती है। यहाँ पर धरती पर जो स्वर्ग की छटा बिखरती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक है कि लगता है कि जैसे स्वर्ग के समान सुंदर है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो वायुमंडल है वो इतना सुनहरा यानी इतना मनमोहक है, जो कि स्वर्ग के समान, स्वर्ग के जैसा सुंदर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया क्लियर। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। कहा कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन आखिर हो कहाँ सकता है। इसका उत्तर हम जानने के चलिए। कहा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन यहाँ भारत के गांव में और गांव के नागरिकों में हो सकता है। कहा है कि लेखक ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन गांव में, यानी कि किसके गांव में, भारत के गांव में और गांव के नागरिकों में हो सकता है। क्योंकि गांव के लोग निश्चल होते हैं और सभी हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि सच्चे भारत का दर्शन वो हमारे गांव में हो सकता है और गांव के नागरिकों में हो सकता है। क्योंकि यहाँ के नागरिक यानी यहाँ के निवासी कोमल हृदय वाले होते हैं, यानी कि उनका वो ईमानदार होते हैं और वो सभी के दुख सुख में सहभागी, यानी सभी के दुख सुख में उसकी सहायता करते हैं, यानी कि सहभागी बनते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों है। क्या है कि भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है। वांछनीय यानी होता है किसी को चाहना, और अब समझ गए चलिए। कहने का मतलब कि भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। चलिए इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर में क्या है कि भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन के लिए वांछनीय, यानी कि यूरोपीय चाहता है, यूरोपियन के लिए वांछनीय है। क्योंकि प्राचीन भारत के ही नहीं आज का भारत भी विविध समस्याओं का निवारण में सहायक है। क्योंकि प्राचीन भारत में नहीं, लेकिन प्राचीन भारत से ही हमारा भारत जो है एक अच्छा सा देश है, यानी कि सभी देशों से इसका संबंध अच्छा है, यानी कि सभी देशों के साथ इसका संबंध अच्छा है। इसी का ये कहा है कि आज का प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि आज का भारत भी विविध समस्याओं के निदान में सहायक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो इसका उत्तर देखिए।
लेखक मैक्स मुलर ने अनेक क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है कि लेखक मैक्स मुलर ने अनेक क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है कि आगे देखते हैं कि उन्होंने वनस्पतिक विज्ञान, मानवशास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पुरातत्व आदि विषयों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं कि लेखक ने वारेन हेस्टिंगटन संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों दिया है। ठीक है, लेखक मैक्स मुलर ने लिखा है कि जब वारेन हेस्टिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था, तब वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। अब दारिश क्या होता है? दारिश जो प्राचीन काल में एक मुद्रा का प्रकार हुआ करता था। जैसे कि आज का मुद्रा क्या है? रुपया पैसा। उसी प्रकार पहले का एक मुद्रा का प्रकार क्या होता था? दारिश। उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। उसे 172 सोने से उसे 172 दारिश नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी के पास। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको ध्यान में रख के चलना। ठीक है, आगे क्या? वारेन हेस्टिंगटन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में यह समझकर भिजवा दिया। मैंने कहा कि वारेन हेस्टिंगटन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में यह समझकर भिजवा दिया कि उनके द्वारा दिया गया यह सर्वोच्च न्यायालय उपहार है। इन्होंने इसे जो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला, उसे को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को भिजवा दिया। क्यों भिजवा दिया? कि वो समझे किस लिए भिजवा दिया कि वो इनके द्वारा दिया गया एक सर्वोच्च न्यायालय उपहार था, यानी कि बहुत अच्छा एक सा उपहार था, यानी कि गिफ्ट था। और कंपनी की नज़र में उनका नाम सम्मान बढ़ जाए। और कंपनी यानी कि कोई, अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा गिफ्ट देते हैं तो उसके नज़र में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। उसी को इसमें कहा गया है। लेकिन अंग्रेजों ने सिक्के को ऐतिहासिक महत्व समझे बिना, लेकिन अंग्रेज जो सिक्के का ऐतिहासिक यानी कि प्राचीन महत्व समझे बिना उसको उसे आग में गला डाला। जब वारेन हेस्टिंगटन इंग्लैंड लौटे और उन सिक्कों को नहीं पाया तो ठीक है, इंग्लैंड पहुंचा और उन सिक्कों को वापस नहीं पाया तो वे काफ़ी दुखी हुए। देखिए, अंग्रेज लोग सिक्कों को गला डाला। तब ये जो वारेन हेस्टिंगटन फिर पहुंचे इंग्लैंड और अपने सिक्कों को खोजा तो उनको सिक्का नहीं मिला तो बहुत दुखी हुए। और मैक्सवेल इस घटना का उल्लेख इसीलिए किया है कि भविष्य में ऐसा गलती कोई दोबारा न करे। समझ में आ गया आपको? यस सर, समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। आप देख सकते हैं क्या है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्रों में किस तरह भारतीय अवदान में लेखांकित किया है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान में लेखांकित किया है। उत्तर चलिए देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदानों को रेखांकित करते हुए कहा है कि ठीक है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था इस समय। चलते आगे। ठीक है कि क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों का और मार्गों के द्वारा उनके नीति कथा पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। यहाँ तक क्लियर।
ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम। देखिए धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा, जो धर्म की दृष्टि से जो भारत का महत्व है बताते हुए लेखक ने क्या कहा, तो चलिए देखते हैं। लेखक ने कहा कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राचीन विकास अथवा श्रीमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यानी कि जो धर्म का वास्तविक उद्भव है वो भारत में हुआ है। यहाँ भारत का ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी, यहाँ बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, जन्मभूमि, और पारसी धर्म की शरण स्थली, और पारसी धर्म की जो है वो शरण स्थली है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया आपका कंप्लीट। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। देखिए उत्तर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सीधे आप लिखिए कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में ही भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यानी कि एक दूसरे देश तक जाने का जो रास्ता है, वो जाने का जो साधन है वो सुलभ यानी कि आसान हो गए थे। साथ ही संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे भारत के सिवा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं थी। शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि शाहनामा का रचनाकार कब था, तो आप कब बोलिएगा 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत में ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट कर। कहा कि भारत में ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में लेखक ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया, किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, इसको स्पष्ट करना। चलिए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। लेखक ने ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वशासन के रूप में लिया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। इससे किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी ग्रामवासी अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल बैठकर निर्णय लेते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो बाहरी व्यक्ति का कोई बात है, बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें मुखिया का ही सब काम होता है। और कुछ भी पंचायत में दिक्कत होती है, सभी लोग एक साथ बैठकर उसकी समस्या का समाधान निकालते हैं, यानी कि कुछ निर्णय लेते हैं। सीधा सीधी करने का अर्थ यह हुआ। ऐसी व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो कि राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के महत्व तथा वैशिष्ट्य को परख सकने के लिए क्षमता प्राप्त चाहते हैं। यह हो गया आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब 10वां का देख सकते हैं। 10वां क्या है। 10वां, भारत किस तरह का अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत किस तरह के अतीत यानी एकदम बहुत पहले और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। इसका आंसर देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन के लिए हर समस्या के उपाय वर्णित हैं।
यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या संसद की प्रतिनिधित्व की हो, कानून बनाने की हो या उसमें अन्य कानून समस्या, फिर सीखने सिखाने संबंधी कोई बात विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती। भारत जैसे पुरातन देशों में अतीत और सुदूर भविष्य का समस्याओं के बारे में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां का उत्तर। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें टोटल आपको बता देंगे टोटल 15 क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्समुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताया। मैक्समुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं का महत्व और विशेषता और महत्व, संस्कृत की विशेषता और उसका क्या महत्व बताया। इसी कहने का अर्थ यह हुआ। इसका उत्तर आप लिखेंगे सीधा सीधी भाषा में। मैक्समुलर ने संस्कृत की विशेषता और महत्व के बारे में कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति की चिंतन की गंभीर धारा में अवगाहन से अज्ञात जानकारी मिलती है, साथ ही साथ मानव हृदय की सहानुभूति एवं सदास्यता की शिक्षा मिलती है। कहने का अर्थ है मैक्समुलर संस्कृत की विशेषता और महत्व के बारे में कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा में अवगाहन से अज्ञात जानकारी मिलती है। यानी कि संस्कृत जो एक कठिन शब्द है, कठिन भाषा है, इसे बोलने में आदमियों व्यक्ति को इसे बोलने में मेहनत लगता है, जिसे सुनने वाला व्यक्ति इसे अच्छे से समझ नहीं पाता, यानी कि उसे अज्ञात जानकारी मिलती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? लेखक जो वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? तो लिखेंगे सीधा से उत्तर। लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास उसे माना जा सकता है, किसे माना जा सकता है? उसे माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य तथा अत्यंत उपदेय प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो। इसका मुख्य कारण है कि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख इतिहास में ही वर्णित है। व्यक्ति इसी का अध्ययन कर भाषा, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प, सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे तथा अच्छे बुराई से अवगत होता है। इस दृष्टि से संस्कृत ही सर्वातिशायी है। सब जान लें। और अंत में हमको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आपका इसका पीडीएफ मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, कोई बात नहीं, आपको इस पीडीएफ जरूर मिलेगा। आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ इसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। संस्कृत तथा दूसरे भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? ये जगत का प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? तो देखिए आंसर देखिए। संस्कृत तथा दूसरे भारतीय भाषाओं की विशेषताओं के संबंध में लेखक ने कहा है कि भारतीय भाषा तथा इसका साहित्य 3000 वर्षों से भी अधिक लंबे काल से विद्यमान है। देखिए संस्कृत भाषा जो 3000 वर्षों से भी अधिक, सोच सकते हैं 3000 वर्षों से भी अधिक कितना पुराना जो संस्कृत भाषा है। यूनान तथा रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्यों है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत सारी भाषाओं का अग्रजा है, यानी कि सभी भाषाओं में इसका कुछ न कुछ जरूर महत्व होता है। यह हम देखते हैं, यह व्यापार निष्ठ है और संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों भाषाओं के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के हमें पीछे हटना होगा तथा हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि जातियों एक दूसरे से पृथक हुई थी। उस सुदूर अतीत में आदि आर्य भाषा चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रभावों के उतार चढ़ाव से घिस मचकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। उस भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यय
के योग से बनी हुई। अस्मिन, ग्रीक एस्मिन। अस्मिन होता है कि मैं हूँ। संस्कृत का जो शब्द अस्मिन है इसका अर्थ होता है मैं हूँ। इसका ग्रीक में जो शब्द निकालेंगे तो होगा एस्मिन। यह अस्मिन है, ये एस्मिन है। जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है, लेकिन मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए अस्मिन का प्रयोग, मैं हूँ तो अस्मिन का प्रयोग होता है। क्रिया केवल आर्य भाषाओं में उपलब्ध है, हो सकती है। लेखक का मानना है कि संस्कृत है, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक थे हम? हाँ, यहाँ तक। लेखक का मानना है कि संस्कृत सुनिश्चित तथा व्यापक ऐतिहासिक ज्ञान के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी खोज ने हमारी ऐतिहासिक चिंतन एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इससे हमारी भूले बिसरे बचपन का मधुर स्मृति साकार हो उठी है। इसका भी उत्तर हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्या है? लेखक ने भारत के लिए नवागुंतक अधिकारियों को किसकी तरह देखिए, लेखक ने भारतीय के नवागुंतक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों किया? देखिए उत्तर, लेखक ने भारत के लिए नवागुंतक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए कहा। किसके तरह? तो सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए, इसीलिए किस आगे उसको सपने देने के लिए उसको प्रेरित किया। तो किसके लिए? तो इसीलिए किया क्योंकि ताकि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट के दर्शन से अनुभव हुआ था। चलते आएंगे अब, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंत में हमको सभी का उत्तर एक एक करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, उन्होंने उस समय से जो सपना देखा था उनके मन में जैसी सुनहरी कल्पना जगी थी तथा जैसा सुंदर दृश्य देखा था आदि का वर्णन कर लेखक उन नवागुंतक में ललक पैदा करना चाहता है। इसलिए विलियम जोन्स द्वारा वर्णित अनुभवों का जिक्र करते हुए लेखक कहता है कि एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरा ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि है कि मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ है वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है, क्योंकि यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धरती, नलिन एवं उपयोग कलाओं की जननी, शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन का उर्वर क्षेत्र, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपना विविधता के कारण सदा से सम्माननीय रही है। अतः इसी विशेषता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा विलियम्स जोन्स जैसे स्पंदर्शी बनने के लिए प्रेरणावादी है, ताकि आपके सपनों को साकार और अपने कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कर सकें। इसका उत्तर आप ये देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और ऐसा कहने का क्या उचित है? लेखक अभिप्राय को स्पष्ट करें। यह VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ सका है, आपको इसको ध्यान रखना है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है। लेखक का ऐसा कहना सत्य है, क्योंकि विश्व में भारत के
भारत को अपनी खास विशेषता आदि का प्रकाश मिला है। ये हो गया आपका खत्म। यहीं तक था। 15 क्वेश्चन थे। देखो लिखने में आसान हो। पहला क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा का देख सकते हैं यहाँ पर, तीसरा का भी देख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। और ऐसे ही सभी अध्याय का प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दें लाइक, ताकि हम आपके लिए ऐसे और अधिक वीडियो लाते रहें, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। देख सकते हैं सभी प्रश्न का उत्तर आप लाइन से आपको दिखा देता है, कि आपको कॉपी में लिखने में आसान हो। और आपको इसमें कुछ भी दिक्कत बुझाए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करें। तो अब आपको करना है मात्र 3 काम। क्या? इस वीडियो को करना है लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, चैनल करें सब्सक्राइब। और आपको इसमें यह वीडियो आपको कैसा लगा तो उसके लिए करें जहाँ तो वो नीचे कमेंट में बता दे, ताकि सब आगे के वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करें। और ऐसे ही आपको आगे का वीडियो मिलते रहे। और बात अब यह है कि हम इसका पीडीएफ देने के लिए बोले, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कैसे हो, तो उसका लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक करें, और लिंक पर क्लिक कर से जैसे आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो ऐसे ही और आगे हम इसका चैप्टर ये 3 था, आगे इसका हम चैप्टर 4, 5 ऐसे ही कराते रहेंगे। और साथ ही साथ अब ऑब्जेक्टिव का भी हम यहाँ पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाकर आपको हम देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। तो ऐसे और हमारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।